जी सर, ऑफिस में। हाँ, उसी को इंटरोगेट करने जा रहा हूं। पता है सर, वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन क्रिमिनल कोई मां के पेट से पैदा तो होता नहीं। मजबूरी, हालात, लालच क्रिमिनल पैदा करते हैं। देखते हैं इसे किसने क्रिमिनल बनाया। अब ये केस सीआईडी नहीं, क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब भी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन कभी सोचा नहीं था इस हालत में मुलाकात होगी। मैंने भी बहुत सुना आपके बारे में सर। सुना है काफी सख्त ऑफिसर हैं आप। फिर तो तुम समझ गए, थोड़ी सी भी ढील मैं तुम्हें दूंगा नहीं। कानून सबके लिए बराबर होता है सर। अगर मैंने गुनाह किया है तो सजा का उतना ही हकदार हूं जितना कि कोई आम मुजरिम। विक्रांत को क्यों मारा तुमने? उसे मारने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। अच्छा, तो फिर गोली क्यों चला? पता नहीं, बस चल गई। चल गई? चल गई मतलब? ट्रिगर पे उंगली रख के ट्रिगर दबाया था ना तुमने? मैं सिर्फ उसको डरा रहा था। डरा रहे थे, लेकिन तुम वहां करने क्या गए थे? पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी ना? मेरे वहां होने की वजह जानने के लिए आपको सर मेरा और विक्रांत का इतिहास जानना होगा। बरसों से 36 का आंकड़ा चल रहा है हमारा। कई बार वो मेरे हाथ आते आते रह गया, लेकिन इस बार मैंने उसे पकड़ लिया। जी, आपने जितना बोला था उतना है। गुड। अगला कंसाइनमेंट अगले महीने की 5 तारीख को। जी। पैसे गाड़ी में। क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? नहीं तो। जो स्कूल में तुझे एडमिशन नहीं मिला था ना, उस स्कूल का हेडमास्टर था मैं। क्या छुपा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। ओह, तो ये बात है। किसने भेजा? सीआईडी को बुलाया तूने? विक्रांत को धोखा देना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। और इस तरह इस बार तुम उस तक पहुंच ही गए। हाँ, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी विक्रांत के नसीब में जेल की सलाखें नहीं लिखी थी। नामी गिरामी अपराधी विक्रांत ने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया है। वो मकरंद के खिलाफ अदालत में सारे सबूत देगा और इसके बदले अदालत उसकी सजा काफी हद तक माफ कर देगी।
इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देते हैं, अपने खून पसीना बहाते हैं। क्या इसलिए कि अदालत उनको दोबारा जुर्म करने के लिए छोड़ दे? अब अदालत को दोष मत दो अभिजीत। वैसे भी मकरन के खिलाफ उनके पास ज्यादा सबूत थे नहीं, और हमारा काम मुजरिमों को पकड़ना है, ना कि उनकी सजा तय करना। यार तो तुमको क्या लगता है, इसको छोड़ना सही है? अब सही तो नहीं है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं दया, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मुजरिम देखे हैं मैंने सर, पर ये विक्रांत कुछ अलग ही था। हर बार कुछ ना कुछ करके बच ही जाता। तो इस बार उसका बच निकलना तुम्हें मंजूर नहीं था, क्यों? यही बात है ना? ठीक समझा। इसलिए जब मुझे पता चला कि इस केस का इंचार्ज मेरा पुराना दोस्त मुरली है, तो विक्रांत से मिलना है मुझे। यार सिर्फ 10 मिनट। अभिजीत, तुम ये जानते हो कि ये मुमकिन नहीं है। दिस डजंट फिट इनटू एनी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। परमिशन? वो आरती याद है तुम्हें? बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, कैसे तड़पा तड़पा के मारा था उसने। किसने परमिशन दी थी उसे ऐसा करने के लिए? और वो 80 साल की बूढ़ी औरत, जिसे आंख से दिखता नहीं था, उसके हाथ पांव काट दिए थे उसने। एक 8 साल के बच्चे तक को। अभिजीत, मैं उसकी पूरी केस हिस्ट्री को जानता हूं। फिर तुम ये भी जानते होगे किसी भी जेल में 15-20 दिन से ज्यादा नहीं टिकता ये विक्रांत। यार मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। एक लड़की का किडनैप हो गया, पिछले 2 महीने से नहीं मिल रही है। सिर्फ विक्रांत जानता है कहां है वो। यह लड़की की जिंदगी का सवाल है, समझो यार, सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। तो इस तरह तुम विक्रांत की वैन तक पहुंचे, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ इस लड़की के बारे में जानना था ना? ये सब कैसे हुआ? ये सच है सर, मैं सिर्फ लड़की के बारे में जानने गया था। मगर 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, दिमाग पे जोर डाल ले और अच्छी तरीके से हिला ले। आरजू कहां है? आरजू? कौन सी आरजू? किसकी आरजू? मैं नहीं जानता किसी आरजू को। वही लड़की जिसे तूने किडनैप कर रखा है। ओह सॉरी, भूल गया था। कहां रखा है उसे? जानता है अभिजीत, पिछली बार भी मैंने एक लड़की को किडनैप किया था, फिर भूल गया था। फिर अचानक 2 महीने के बाद मुझे याद आया, तो फिर जाकर देखा कि उसकी लाश कुर्सी से बंधी हुई थी और उसकी लाश पर मक्खियां भिनभिना रही थी। और अब आरजू का भी वही हाल होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। कहां है आरजू? हाँ, याद आया, मेरी जेब में, निकाल ले। My God! Oh God! मुझे तुम जैसे जिम्मेदार ऑफिसर से ये उम्मीद नहीं थी मुरली। तुम्हारी निगरानी में ये हो कैसे गया? कैसे? हाउ? गलती मुरली की नहीं, मेरी है। सब मेरी वजह से हुआ। वाह वाह, क्यों एसपी साहब, बड़ा गर्व हो रहा होगा आपको। तो इतिहास में पहली बार किसी सीआईडी ऑफिसर के हाथों खून हुआ है, और वो भी एक सरकारी गवाह का। चैन साहब, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए। अपराध मैंने किया है, तुमसे नहीं। एसीपी प्रद्युमन से ही बात करूंगा, क्योंकि अगर सीआईडी की नाक कटती है
फाइनली सारी जिम्मेदारी प्रद्युम्न के कंधों पर ही आती है, इसलिए तुमसे ही बात करूंगा। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ उसे गन दिखा के डरा रहा था सर। गोली चलाने का कोई इरादा नहीं था सर मेरा। अच्छा। तो तुम सिर्फ गन दिखा रहे थे, हाँ? और गन अपने आप चल गई। तुम सीआईडी ऑफिसर हो या कोई नौसिखिए? एमेच्योर शूटर। मैं पहला सवाल, तुम वहां गए क्यों थे? जब कानून अपना काम कर रहा था तो तुमसे किसने कहा था बीच में टांग अड़ाने के लिए? जैन जी प्लीज, आप जरा शांति से बात कीजिए। अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है, कोई राह चलता आदमी नहीं। देखो, अभिजीत मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम है, मकरम की तरह। हाँ, वैसे कितने रुपए लिए तुमने मकरम से विक्रांत को मारने के लिए? अगर तुम एक वकील ना होते और मैं एक सीआईडी ऑफिसर नहीं होता तो ये सवाल तुम्हें बहुत भारी पड़ता। ओह रियली? देखो 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 देखो, ऐसे तो दुमन, इसके तेवर तो देखो, फोन करके बैठा है और मुझ जैसे लॉयर को, सीनियर लॉयर को धमकी दे रहा है। ऐसे चार्जेस लगाऊंगा, ऐसे चार्जेस लगाऊंगा, 7 जन्म तक जेल में बैठ के सोओगे। यही एक चीज हो गई तुम वहां। मानता हूं गोली चलाई मैंने सर, विक्रांत को मार दिया, लेकिन उसे मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। खून सिर्फ खून होता है अभिजीत, इरादा चाहे कुछ भी हो, गलत या सही कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत में ये सब काम नहीं आए। ये प्रोसिक्यूटर, जैन, मीडिया वाले धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी, धज्जियां। इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं सर, लेकिन जयंत और मीडिया वाले जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मकरन से मिले होने का, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभिजीत, फिर तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सारे सबूत और गवाह अभिजीत के खिलाफ है। यानी कोई उम्मीद नहीं है सर? कैसे उम्मीद है? अभिजीत ने खुद कन्फेस किया है कि गोली उसी ने चलाई। विक्रांत की मौत अभिजीत की गोली से नहीं हुई है बॉस। मतलब ये कि विक्रांत को गोली लगी है ठीक फेफड़ों के नीचे, और जब गोली फेफड़ों के नीचे लगती है तो इंसान की मौत होने में 20 से 30 मिनट लगते हैं, और विक्रांत की मौत तुरंत हो गई थी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कहता हूं विक्रांत की मौत अभिजीत की गोली से नहीं हुई है, इसकी कोई और वजह है। और क्या वजह हो सकती है? उस वैन में ड्राइवर अभिजीत और विक्रांत के अलावा और कोई नहीं था। एक गोली चली, वो भी अभिजीत के गन से। उस वक्त वैन के अंदर कोई और नहीं था, और वैन के बाहर तो कोई और हो सकता है। अभिजीत, उस वक्त गाड़ी के बाहर कोई था जिस वक्त गोली चली? नहीं, एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो विक्रांत पे था। अभिजीत, ठीक से याद करके बताओ, गोली चलने से पहले क्या हुआ था? कुछ अजीब हुआ था? कुछ भी? गोली चलने से पहले मैं विक्रांत से बात कर रहा था। हाँ, अचानक वैन को झटका लगा, गाड़ी हिल गई और विक्रांत भी थोड़ा गिर गया, मेरा भी संतुलन बिगड़ गया और गोली चल गई। एक मिनट, झटका लगा,
किस तरह का झटका? जैसे सड़क पे अचानक से कोई गड्ढा आ गया, पूरी वैन हिल गई। लेकिन यहाँ तो सड़क बिल्कुल ठीक है, दूर दूर तक कहीं कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, स्मूथ। यहाँ गड्ढा कैसे आ सकता है? हाँ साहब, झटका लगा था। मेरी पूरी वैन यूं दाईं तरफ मुड़ गई। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम गया? हाँ साहब। ये कैसे हो सकता है? अब ये तो मुझे भी पता नहीं चला कैसे हो गया। इससे पहले कि मैं वैन को संभाल पाता, पीछे से गोली चलने की आवाज आ गई। स्टीयरिंग व्हील का खुद ब खुद मुड़ जाना, गोली अपने आप चल जाना, सड़क पे कोई गड्ढा भी नहीं है। आखिर यहां हुआ तो क्या हुआ? ये देखो, जब ये हादसा हुआ तो ये काली एसयूवी, ये काली गाड़ी उस वैन के बगल में से पास हुई। मतलब सर, विक्रांत का खूनी शायद इसी गाड़ी में। हाँ, हो सकता है। सर, ये गाड़ी कहीं रुकी नहीं सर, ये सीधे सीधे चली गई और दूसरी गोली की आवाज भी नहीं आई। और एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, 11:17 पर वो काली गाड़ी पास हुई वैन के बगल से, और एग्जैक्टली 11:17 पर विक्रांत की घड़ी भी बंद हो गई। हाँ सर, अभिजीत की घड़ी भी 11:17 को ही बंद हुई थी। हाँ, ये दोनों घड़ियों का एक साथ बंद होना और इस कार का ठीक 11:17 पे वहां से गुजरना, ये संजोग नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई संयोग हो ही नहीं सकता। जरूर कोई ना कोई राज छुपा है उस काले रंग के एसयूवी में, जो अभिजीत की बेगुनाही साबित करेगा। तो यहाँ इस फुटेज में इस गाड़ी का नंबर तो दिख नहीं रहा है। इस जगह से 5 किलोमीटर दूर सर टोल नाका है, वहां के सीसीटीवी फुटेज से शायद इस कार की डिटेल मिल जाए। अगर वो गाड़ी टोल नाका से गुजरी ही नहीं तो यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए, इसी इलाके में। सर, वो देखिए, काले रंग की कार। ओह नो, रेडी, जरा आगे चेक करो। ये वही काली एसयूवी है, जला दी गई है। मतलब गाड़ी में ऐसा जरूर कुछ था जो खूनी मिटाना चाहता था। सर, ना तो नंबर प्लेट दिख रही है और ना ही चेसी नंबर, सारे सबूत मिटा दिए मुजरिम ने। फिर एक काम करो, जरा आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने यहाँ पे कुछ देखा है क्या। अरे सुनो, ये जली हुई गाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? जी नहीं। हाँ? ये देखिए, सीट के नीचे ये डिवाइस पड़ा था। इलेक्ट्रिक डिवाइस। हाँ साहब, के क्या डिवाइस है, कुछ पता चला? हाँ बस पता तो चल गया है, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए मुझे एक डेमो देना पड़ेगा आप लोगों को। मान लीजिए कि ये विक्रांत है और हम इसे मारना चाहते हैं, लेकिन हम इसके करीब नहीं जा सकते, तो फिर इसे कैसे मारा जाए? कैसे? डॉक्टर सारूखी, हमें पता होता तो आपके पास क्यों आते? प्लीज
आगे बताइए। हाँ, बताता हूं। आप थोड़ा पीछे हट जाइए प्लीज। थैंक यू। देखा आपने, बॉस बिना नजदीक जाए इसे ऐसे मारा जा सकता है। ये आपने किया कैसे सर? क्योंकि जैसे ही हमें इस डिवाइस के बारे में पता चला, हमने विक्रांत के पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए जेल में से। ये स्कैन 2 महीने पुराना है और ये वाला स्कैन ये हमने कल रात को लिया उसके बनने के बाद। की इस पहले वाले स्कैन में एक छोटी सी चीज अटकी हुई है वहां उसके सिर में। वही चीज इस 2 महीने बाद वाले स्कैन में शिफ्ट हुई है, हिल गई है, पीछे आ गई है। और ये छोटी सी चीज एक शार्पनर है बॉस, यानी गोली का छोटा सा टुकड़ा। और फिर ये शार्पनर वहां से इस तरफ शिफ्ट हो गया, जिस वजह से विक्रांत की सबड्यूरल हेमेटोमा यानी ब्रेन ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई। और ये शार्पनर अपनी जगह से हिला कैसे? उसी डिवाइस की वजह से जो हमें जल्दी हुई गाड़ी में से मिला। तो गोलियों के टुकड़े को हिलाने का डिवाइस ही है? सिर्फ गोलियां नहीं दया, इसने और भी बहुत सारी चीजें हिलाई, जैसे कि विक्रांत के हाथों की हथकड़ी, पुलिस वैन का स्टीयरिंग व्हील, दोनों की हाथ की घड़ी के कांटे, यहां तक कि अभिजीत की गन भी। मतलब लोहे की चीजें, तो जितनी भी लोहे की चीजें हैं वो हिल गई उस डिवाइस की वजह से। एग्जैक्टली बॉस। और लोहे का सबसे बड़ा आशिक है मैग्नेट, चुंबक। बॉस, ये है वो चुंबक जिसके जरिए मैंने इसे उड़ाया। यानी उस काली वैन में भी एक ताकतवर लौ चुंबक था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वैन दाईं तरफ चली गई और अभिजीत की मेटल की गन वो भी अपने आप चल गई। हाँ, और विक्रांत के सिर में जो अटका हुआ शार्पनर का टुकड़ा है वो भी शिफ्ट हुआ। सर, इतनी प्लानिंग के साथ तो वही मार सकता है जिसे शार्पनर के बारे में पहले से पता था, उसका कोई करीबी। मकरंद, मकरंद। मतलब अभिजीत सर बेगुन है? नो, नॉट एट ऑल। इतनी जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। मकरंद के खिलाफ जब तक हमको पक्का सबूत न मिल जाए, कानून की नजर में अभिजीत ही दोषी है। मकरंद के खिलाफ सबूत तो वही देगा ना जो विक्रांत के सेफ हाउस के बारे में जानता था, वरना मकरंद को कैसे पता कि विक्रांत किस रास्ते से कोर्ट पहुंचेगा। और विक्रांत की खुफिया जानकारी सिर्फ मुरली और उसके बाकी साथियों के पास थी। आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हो सर कि हमने से कोई गद्दारी कर सकता है? जितने ईमानदार आप लोग हैं ना, उतने ईमानदार हम लोग भी हैं। विक्रांत को कहां और कौन से सेफ हाउस में रखा गया था ये सिर्फ आप लोग जानते थे और कोई नहीं। ये सच है ना? हाँ सर, नहीं पता थी। यहाँ तक हमारे घर वालों को पता नहीं थी, तो फिर हम बाहर वालों पे क्यों इल्जाम लगाएंगे? शायद पैसों के लिए किसी ने मकरंद को यह जानकारी दी हो। प्लीज साहब, हम भी पुलिस वाले हैं, जान की बाजी हम भी लगाते हैं। आप इस तरह इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो लीक हुई है मुरली। हाँ सर, एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सेफ हाउस में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, चाहकर भी कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। क्या कहा आपने? चाहकर भी कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता? हाँ सर। झूठ! बाहर वाला कोई भी अंदर नहीं आया था। हाँ? क्यों? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली जैन जी कभी कभी आते थे। कभी कभी जैन जी आते थे? यस सर। और कभी कभी जैन जी किस लिए आते थे? क्योंकि जैन जी मकरंद को हर हालत में जेल तक पहुंचाना चाहते थे।
तो कहीं ये जयंती वो गद्दार तो नहीं है? वैसे भी कुछ ही दिनों में रिटायरमेंट होने वाला था, आखिरी केस था उनका। सोचा होगा संन्यास लेने से पहले थोड़े बहुत पैसे बना लो। सर, सर राकेश जयंत ने काफी पैसे बनाए। अभी 10 दिन पहले इसने पुणे में 10 करोड़ का फार्म हाउस खरीदा है। क्या? हाँ सर, ये रहा उस पार्टी के फोटोग्राफ। माय गॉड, दया पहचाना इसे? हाँ सर, ये तो जोगी है, मकरंद का खास चेला। जोगी मकरंद का खास चेला, और वो भी जयंत की पार्टी में। तुम यहां कैसे, और मेरे घर में घुसे कैसे? हाँ? मुजरिमों को उनके दिल से निकालने के लिए दिल के अंदर तो घुसना ही पड़ता है जैन साहब। मुजरिम मुजरिम मैं हूं या तुम? मैं लेकिन ये तस्वीर ये कुछ और ही कहानी कह रही है। नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इसको। नहीं जानते? कमाल है, बहुत भोलेपन का नाटक कर रहे हो जैन साहब। मकरंद के पैसों से ये फार्म हाउस खरीद लिया, और अब उसके चेले जोगी को पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस! कौन जोगी, कैसा जोगी? मैं किसी जोगी वोगी को नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो ये जोगी तुम्हारी पार्टी में क्या कर रहा था? देखो, मेरी पार्टी में 400 से ज्यादा लोग आए थे, अब मैं हर एक को तो नहीं पहचानता ना। और रहा सवाल मेरे फार्म हाउस का, तो वो मेरी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई है, समझे? मकरंद की बात कर रहे हो तुम? वो देखो, उस केस में उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। विक्रांत ने मरने से पहले मुझे सारे सबूत सौंप दिए थे। मकरंद को तो मैं फांसी पर लटकाऊंगा, और साथ में तुम्हें भी। देखो क्या हुआ, स्विच तो ऑन है, हुआ क्या लाइट को? मकरंद के हाथ नहीं आना चाहिए। चाची, कमाल कर दी तुमने अभिजीत, वाकई कमाल कर दी। पर पूरी मीडिया तुम्हारे जान के पीछे पड़ी है, अब तो उनको लॉटरी लग गई। अब कह रहे जयंत का खूनी अभिजीत है। सर, उनके कहने से क्या होता है? आपको पता है मैं निर्दोष हूं सर। लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? जैन के घर में, वहां के सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि जैन के मौत के वक्त तुम वहां थे। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो पूरी सीआईडी टीम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जाम तो लगेगा ही ना प्रद्युमन। जयंत मकरंद के खिलाफ नया सबूत पेश करने वाला था अदालत में, और ठीक एक दिन पहले उसकी मौत हो गई। लेकिन वो सबूत मुजरिमों के हाथ नहीं लगा सर, मैं लेके आया। जयंत से मरने से पहले मुझे ये सारे सबूत सौंप दिए। ये सबूत, ये फोटोग्राफ्स, ये पेपर्स, ये सबूत काफी नहीं है मकरंद को अदालत में सजा दिलवाने के लिए। काफी नहीं है ये सबूत। तो वो पेन ड्राइव से कुछ पता चल सकता है ना?
अभिजीत, ये पेन ड्राइव पासवर्ड मांग रही है। जयंत ने मरने से पहले पासवर्ड वगैरह बताया था? नहीं सर, इसके पहले वो कुछ बोल पाते उन्होंने दम तोड़ दिया था। अरे यार, हेलो, हाँ पूर्वी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। पता चल गया जोगी को जैन जी की पार्टी में कौन लेके गया था। कौन लेके गया था? खुद जैन जी की पीए सोनल। सर ये सर सोनल, सोनल, पूरी तेरे ऊपर चेक कर। सोनल, सर अंदर तो कोई भी नहीं। सर कोई नहीं होगा। तो सोनल गई ना? वीडियो कॉल। वेलकम, वेलकम अभिजीत। मकरंद के आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। सबूत? सबूत इधर है बॉस। मकरंद, सबूत तुम्हें मिल चुका है, अब सोनल को जाने दो। वैसे भी वो कहते हैं ना कि मरने वाले की अंतिम इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। सोनल को बुलाओ। सर आप? सोनल तुम ठीक हो? हाँ सर मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहां से। लेकिन सर आप? मेरी चिंता मत करो, तुम निकलो, जाओ। सोनल, तुम भी मानते हो ना मेरे दिमाग को? तुम सीआईडी वालों को भी मैंने चकमा दे दिया। मुझे पता था जयंत यही पासवर्ड रखेगा। मकरम विल डाई। Now, stop conversation.
स्टार्ट द ऑपरेशन। मरने का टाइम हो गया। टाइम हो गया? नहीं तो मैग्नेट, तुम लोगों को क्या लगा चुंबक को हथियार बनाना सिर्फ तुम लोगों को आता है? इस ब्रीफकेस में वैसा ही चुंबक है जैसा तुम लोगों ने उस गाड़ी में लगाया था विक्रांत को मारने के लिए। मकरंद, खेल खत्म तुम्हारा। कंग्रेचुलेशन अभिजीत, फाइनली तुम पर लगे सारे इल्जाम आज धुल ही गए और एक बार फिर उसी गर्व के साथ तुम सीआईडी की ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। हमने अर्जुन को बचा लिया सर। मकरंद के साथियों को पता था कि विक्रांत ने उन्हें कहां कैद करके रखा था, बस अब जयंत जी का सपना पूरा नहीं हो पाया मकरंद को जेल भेजने का। चलो जो भी है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। संभालो अपनी अमानत को। कैश वैन ने पाली रोड क्रॉस किया है। अब यूनियन पार्क की तरफ जा रही है। दस मिनट में खार डांडा पहुंच जाएगी। संभाल के चला। क्या क्या कर रहे हो? ये क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मनोहर, अरे क्या हुआ? होशियार रहना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। ठीक है। ये धुआं
कैसा है? ए भाई अंदर ही बैठा, मैं बाहर देख के आता हूँ। ए कौन है उधर? क्या हुआ? कौन है? कौन है? स्मोक बॉम्ब। ये गोली टायर पे मार के टायर पंचर कर दिया। अभिजीत, कोई इस कार के नजदीक रह के ये काम तो नहीं कर सकता। जरूर कोई शार्प शूटर है जो आसपास किसी बिल्डिंग में बैठकर या किसी ऊंचाई वाली जगह से इस काम को अंजाम दिया उसने। एंगल के हिसाब से गोली यहां लगी होगी। इसका मतलब वो बिल्डिंग, वहां चल के देखते हैं। वैन एटीएम में पैसा डालने जा रही थी। 7 करोड़ रुपए थे उसमें। 7 करोड़ रुपए? सर वैन हर रोज अपना रास्ता बदलती है, फिर भी चोरों को पता था कि वैन आज यहाँ इस रास्ते से गुजरने वाली है। मतलब वो लोग वैन को पहले से ही ट्रैक कर रहे थे। बड़ी चालाक है ये लोग, बहुत बड़ी प्लानिंग की। स्मोक बॉम्ब इस्तेमाल किया, इसके धुएं के आग में पैसे लूट लिए। एक काम करो तुम लोग, आसपास का पूरा एरिया छानो और अच्छी तरह से देखो कोई सुराग मिलता है क्या। जाओ। उस वैन पे ठीक से निशाना लगाने के लिए ऊंचाई पे होना जरूरी है। गोली यहीं से चली है। गोली यहां से चली है तो उसका शेल जरूर होगा यहां पे। दया, ये रही गोली, यहीं से लगाया गया है निशाना। तूफान की तरह आए और धुएं में पैसा उड़ाकर ले गए। परफेक्ट प्लानिंग की थी चोरी की। सर ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग तो कोई प्रोफेशनली कर सकता है, जो हर चीजों के लिए फिजिकली और मेंटली ट्रेंड हो। लेकिन सर इन्हें ढूंढने की शुरुआत कहां से करेंगे? ये तो बड़े शातिर चोर लग रहे हैं। हाँ सर, ये केस तो बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। हमने आसपास देख लिया, कोई सबूत या सुराग नहीं मिला जो हमें चोरों तक पहुंचा सके। वो गार्ड्स, कैश वैन में 3 लोग थे। ड्राइवर तो मर चुका है, लेकिन वो दोनों गार्ड्स जिन्हें गोली लगी है वो हॉस्पिटल में है, अभी बेहोश है। इंतजार करना पड़ेगा अभिजीत उन दोनों गार्ड्स के होश में आने का। ये गार्ड ही हमें इस केस का धुआं साफ करके दिखाएंगे। साहब सब कुछ बहुत अचानक हुआ। अचानक हमारी वैन का टायर पंचर हो गया, फिर इससे पहले कि कुछ समझ में आता वैन के चारों तरफ धुआं छा गया और अंधेरा हो गया। वो स्मोक बम किस तरफ से आया, कुछ देखा आपने? स्मोक बम? हाँ, वो जो सारा धुआं फैला था वो स्मोक बम की वजह से था। तो किसने फेंका? कोई आदमी दिखा? नहीं साहब,
मैं वैन के अंदर था और धुएं की वजह से वैन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माना कि धुएं की वजह से तुमने कुछ देखा नहीं, तो कुछ सुना तो होगा, कुछ महसूस तो किया होगा आसपास? हाँ साहब, कुछ आहट सी हुई थी, 2-3 गोली चलने की आवाज आई और फिर किसी ने वैन का दरवाजा खोल दिया। फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही मैं वैन से बाहर आया, मुझे धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ आहट हुई तो मैंने जैसे ही उस पर निशाना लगाया, किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और जैसे ही वो मुझ पर दोबारा हमला करता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ कुछ अजीब था, एकदम कड़क पत्थर के जैसा। मैंने उसका चेहरा भी छूने की कोशिश की, पर उसने कुछ हेलमेट जैसा पहना हुआ था। और सर, वो लोग मुझे गोली मारकर सारा पैसा लेकर चले गए। और हाँ सर, मैंने एक गाड़ी की आवाज भी सुनी थी। साहब, मुझे अफसोस है कि मैं उन चोरों को पकड़ नहीं पाया। मैं उन्हें पकड़ लेता साहब, पर धुएं की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दिया तो मैं कमजोर पड़ गया। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। अपना ख्याल रखो, हम लोग फिर मिलने आएंगे। जी साहब। बड़ा ही सेफ्टी कॉन्शियस चोर है सर। हाथ तो कड़क ही उसके, हेलमेट पहन के चोरी करता। सर यानी अगर धुआं नहीं भी होता फिर भी उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता। एक मिनट, ये सुहास, चेतन और मनोहर, इन तीनों गार्ड्स को धुएं की वजह से कुछ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन उन चोरों को सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ा। हाँ सर, वैन, ड्राइवर, गार्ड और पैसे, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। कैसे सर? टेक्निक। कैसी टेक्निक? वही टेक्निक जो आर्मी और ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस वाले यूज करते हैं, जिससे एकदम अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई देता है। नाइट विजन। सर, जो 7 करोड़ की चोरी हुई थी उसका ग्राफिकल डेमो तैयार किया। सर एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं, बट लगभग ऐसा ही कुछ हुआ होगा जब चोरी हुई थी। मतलब चोरों ने थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन का इस्तेमाल किया होगा, हैं? पॉसिबल है सर। हमारे आसपास जिस भी चीज में ये गर्मी या हीट होती है, तो थर्मल इमेजिंग से उसका हीट मैप दिखता है सर। और यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड्स धुएं में कुछ देख नहीं पा रहे थे, और हम अंधेरे में नाइट विजन की वजह से आराम से देख सकते हैं सब कुछ, जैसे ये चोर देख रहे थे। सर ये चोर तो बड़े हाईटेक और चालाक लगते हैं। इन्हें ढूंढना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कौन पूर्वी? जब क्रिमिनल अंधेरे में 3-3 बुलेट चला सकते हैं तो तुम भी तीर तो चला ही सकती हो। बस ये है बुलेट्स की बैलिस्टिक रिपोर्ट। अनइवन राइफलिंग्स। बिल्कुल बॉस, देसी कट्टा। हाँ, हैंडमेड। सर मतलब जिस गन से गोलियां चली थी वो इलीगल थी, विदाउट लाइसेंस। लेकिन सर किसने बेची, किसने खरीदी, ये कैसे पता चलेगा? आसान है पूरी, पता लगाना बड़ा आसान है, लेकिन इतना सा सबूत काफी नहीं। कोई बड़ा सुराग हाथ लगना चाहिए, कोई ऐसा सुराग जिससे हम इन चोरों तक पहुंच सके। सर मनोहर कह रहा था उसने गाड़ी की आवाज सुनी थी। ये चोर जरूर उसी गाड़ी से भागेंगे। अब 7 करोड़ हाथ में लेकर तो भागेंगे नहीं, गाड़ी तो होगी सर। ऑब्वियसली अपने साथ ये गाड़ी लेके घूमेंगे तो नहीं सर, आगे जाके कहीं छोड़ दिया होगा इन लोगों ने। हाँ दया, सारे लोकल पुलिस स्टेशन से पता लगाओ क्या कल रात से अब तक किसी ने लावारिस गाड़ी का रिपोर्ट किया है क्या? गाड़ी के ओनर ने कल दोपहर 1:30 बजे गाड़ी चोरी होने की FIR लिखवाई थी और आज शाम को 5 बजे इसके यहाँ मिलने की रिपोर्ट भी मिल गई। अजीब बात है ना सर? अजीब नहीं है, परफेक्ट प्लानिंग है। ये ओनर कहाँ है इसका? सर वो तो गाड़ी लेने के लिए आ रहा था, उसको मैंने कहा कि आपकी परमिशन मिल जाए उसके बाद। अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर ये पाउडर मिला है गाड़ी से, स्मोक पाउडर जैसा। डेफिनेटली वो चोर इसी गाड़ी में भागे क्राइम सीन से।
और कुछ? कुछ नहीं सर, पूरी कार में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, सब साफ है सर। ऑब्वियसली हैंड ग्लव्स पहने होंगे उन लोगों ने। शक्ल और आवाज का तो पता नहीं था, अब फिंगरप्रिंट भी नहीं है। ये चोर है या कोई भूत? अंधेरे में आते हैं, चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। अगर ये चोर नाइट विजन का यूज करके चोरी कर सकते हैं तो हम भी नाइट विजन का यूज करके इनको पकड़ सकते हैं। लेकिन सर, ये सारा सामान मिलेगा कहां से? जहां से उनको मिला। पिछले 48 घंटे में जिसने भी ऐसा कुछ बेचा हो उनकी एक लिस्ट बनाओ। रेडी? ये उन स्टोर्स की लिस्ट है जो लोग थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन का सामान बेचते हैं। अब ये सारा सामान हाईटेक है, इसलिए खुद बनाना मुश्किल है। जरूर खरीदा होगा इन्हीं दुकानों में से। यार सबको फोन करके देखो। सर, हाँ जी। खरीदा नहीं है, चोरी की गई है। क्या? हाँ सर, वो लोकल पुलिस स्टेशन में जितने भी एफआईआर चोरी के दर्ज होते हैं हमें अपडेट देते रहते हैं। पिछले 3 हफ्ते पहले ये ऐसी चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी सर। ये मैंने उसका रिकॉर्ड निकाला है सर। 5 हाईटेक गुड्स की चोरी हुई है, थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन। कहां पर हुई थी चोरी? मैजिक वर्क्स खार। मैजिक वर्क्स खार। जैकेट, ये जो ऐप डिजाइन किया है तुमने मुझे पसंद नहीं आया, रीवर्क इट। और तुम लोग ये फीजिबल, पावर एफिशिएंट जो क्लेम कर रहे हो पहले प्रूव करो, उसके बाद बात करना। तब तक अप्रूव नहीं करूंगा मैं। हार्डवर्क सारा हम करें और क्रेडिट मिले इसको। एक्सक्यूज मी। जी आप लोग? सीआईडी। तुम में से मले कौन है? क्या आपकी मुझसे बात हुई थी? सो इट सीम्स के सीआईडी मेरे डिजाइन किए हुए इक्विपमेंट में इंटरेस्टेड है। कूल। काम की बात करें? उसने कुछ हेलमेट जैसा पहना हुआ था। सर मैंने एक टेक्निकली एडवांस मैंने और मेरी टीम ने एक टेक्निकली एडवांस नाइट विजन हेडगियर बनाया था। पोटेंशियल बायर्स, इंडियन आर्मी, फायर ब्रिगेड, सिक्योरिटी एजेंसीज। इस हेलमेट में एक इंफ्रारेड वाइजर फिटेड है जिसकी हेल्प से आप डार्कनेस, स्मोक, फॉग किसी भी कंडीशन में साफ साफ देख सकते हो एंड यू कैन लोकेट योर टारगेट। इतना ही नहीं, हमने एक इंफ्रारेड अटैचमेंट भी डेवलप किया है। इससे आप अपने फोन को भी अटैच कर सकते हो। इंफ्रारेड फोन, इसके रेडिएशन से आप अपने आसपास की किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो अंधेरे में। वैसे काफी इंटेलिजेंट टीम है तुम्हारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने तुम्हारे इंटेलिजेंस का मिसयूज किया। वी आर रियली सॉरी सर, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई क्रिमिनल हमारे गैजेट्स को ऐसा मिसयूज करेंगे। तुम्हारा ये इंटेलिजेंट प्रोडक्ट कुछ लोग खरीदने वाले थे ना? किसके से सुनाया था ये आइडिया? सर पिच तो बहुत सारे लोगों को किया था एंड मैनी वर इंटरेस्टेड ऑल्सो, लेकिन हमने 3 मेजर क्लाइंट्स को शॉर्टलिस्ट किया था जो कि हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड थे। परेश कामत, हार्डवेयर टाइकून, ये तो ऑलमोस्ट चेक देने के लिए रेडी था। गिरीश काशी, स्टील इंडस्ट्री डेवलपर, ये डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता था। एंड लास्ट जॉनसन, अपने टाइम का जाना माना ऐप डेवलपर, 300 करोड़ का पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स। सर, आपके हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर ज्यादातर ऐप इसी की हैं। बट तीनों की डिमांड थी सर, इन्वेस्ट करने से पहले उनको वर्किंग मॉडल्स देखने थे। और आपने 5 मॉडल्स रेडी किए थे ना, राइट? सर कंप्लीट फंक्शनल मॉडल्स, इंफ्रारेड फोन्स, थर्मल इमेजिंग बायनोकुलर्स, नाइट विजन वाइजर हेलमेट्स, एवरीथिंग। लेकिन सब कुछ चोरी हो गया।
और हम लोग पुलिस के पास गए एंड दे डिडंट बिलीव अस, दे थॉट कि हम लोग के बच्चे और हमारे गैजेट्स खो गए। हमने एफआईआर लिखवाया लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कंपनी के चक्कर में फंस गया। इससे अच्छा मैं पर्सनली सब कुछ बेच लेता। अच्छा, आप लोगों के अलावा और इन 3 क्लाइंट्स के अलावा और कोई है जिसे इन गैजेट्स के बारे में मालूम? सर, ये हमारा ड्रीम स्टार्टअप था। हमारे अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता था। राइट कृतिका? What do you mean? मतलब मैं पैसों के लिए अपने ही प्रोजेक्ट को, एक्सक्यूज मी? इट्स ओके। अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। ये गिरीश काशी है तो एक मिलियनर, लेकिन कई सारे फ्रॉड्स और हेराफेरियों में शामिल रहा है वो। फिर तो हमारा सस्पेक्ट नंबर 1 यही है सर। आर यू श्योर इंस्पेक्टर? गिरीश काशी 3000 करोड़ का मालिक 7 करोड़ की रकम के लिए कॉलेज स्टूडेंट का प्रोजेक्ट चुराएगा? व्हाट अ जोक इंस्पेक्टर, व्हाट अ जोक। मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया था, आपके 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। आई हैव सम अदर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। पारेश नाम है मेरा इंस्पेक्टर। मुझसे तो कह दिया, किसी और से मत कहना। 1500 करोड़ का आदमी 7 करोड़ की छोटी रकम के लिए हेरा फेरी करेगा? लोग हंसेंगे आप पर। मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे बॉडीगार्ड से पूछ लो। आप लोगों के नाम? दक्ष जी, सुमंत। एक टाइम पे आप ऐप किंग थे, लेकिन इस वक्त आपकी सारी कंपनीज डूब रही हैं। तो ये इक्विपमेंट चुरा के आपसे ज्यादा फायदा और किसे हो सकता है? जो चीज खरीद के मैं 2-3 हजार करोड़ बना सकता हूं, उसे सिर्फ 7 करोड़ के लिए मैं क्यों चुराऊंगा इंस्पेक्टर? सर वैसे बात तो सही कह रहा है। अगर वो इक्विपमेंट सच में इतना एडवांस्ड है जिससे करोड़ों रुपए बन सकते हैं, तो फिर वो जिन्होंने इसे चुराया है वो लोग 7 करोड़ पे क्यों रुके हैं? उसकी लालच इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं है। मौके का इंतजार कर रहा है वो। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते वहां पे। क्या हुआ सर? लगता है इसी मौके का इंतजार कर रहे थे वो। एक और चोरी। चलो। सेम मोटस ऑपरेंडी है सर। धुएं वाला बम, नाइट विजन, चोरी और फिर गायब। तुम चोरों की हिम्मत तो देखो। उन्हें मालूम है कि हम लोग उनके पीछे पड़े, फिर भी। लेकिन सर इस बार रकम 12 करोड़ है। वाकई इन चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अगली बार रकम 15 करोड़ होगी। सर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सर ये वैन में ही कुछ करें क्या सर? इसी में सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह लगा देते हैं। हाँ सर, ताकि बैंक के पैसे भी बच जाएं और गार्ड्स की जान भी। मगर सर ये सब करेंगे कैसे? उन्हीं का तरीका उन्हीं पर इस्तेमाल करेंगे। हेलो, ये वत्सला सिक्योरिटी ऑफिस का नंबर है? मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। सीआईडी। हाँ सीआईडी, मुझे आपके बैंक मैनेजर से बात करनी है। सर टेक्नोलॉजी लगभग वही है जो चोर लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटोटाइप है। हाँ, चोरों के गैजेट जितना एडवांस तो नहीं है, पर एटलीस्ट उनको रोकने में काम आ सकता है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे। ओके सर। थैंक यू। सर, सर बैंक वालों से और सिक्योरिटी वालों से बात हो चुकी है। वो लोग आ रहे हैं। दे आर रेडी। आने लो, हम भी रेडी हैं इस थर्मल कैमरा के साथ। थर्मल? सर
डिजिटल कैमरे के बारे में सुना था, लेकिन ये थर्मल कैमरा क्या चीज है? अरे यार फ्रेडी, ये डिजिटल कैमरा, ये नॉर्मल कैमरा है ना, ये इमेज डेवलप करने के लिए लाइट यूज करता है, और ये थर्मल कैमरा हीट। इस कैमरे के सामने कोई भी चीज या कोई भी इंसान आएगा ना, तो उसका ये टेम्परेचर सेंस करके ना एक कलर्ड इमेज डेवलप कर लेता है, समझे? हाँ, नहीं सर। अरे यार ये देखो, ऐसी इमेज होती है। हाँ, लेकिन सर ये थर्मल कैमरा हमारी मदद कैसे करेगा? फ्रेडी, ये थर्मल कैमरा ही हमारी और चोरों के बीच की दूरी मिटाएगा। अब तक जितनी भी चोरियां हुई है, चोरों ने स्मोक यानी धुएं का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह सिक्योरिटी गार्ड उन चोरों को देख नहीं पाए और चोर उन्हें चकमा देकर भाग निकले। लेकिन इस बार हम ये थर्मल कैमरा इस वैन पे लगाएंगे और उसे इस मॉनिटर पे लिंक करेंगे। जैसे वो चोर वैन के पास आएंगे, अटैक करेंगे या धुआं भी करेंगे, तो भी गार्ड को इस मॉनिटर पे उन चोरों की थर्मल इमेज दिखाई देगी और वो आसानी से उन्हें ट्रैक कर सकेंगे। इस थर्मल कैमरा को जरूरत होती है हीट की, टेम्परेचर की, तो जैसे ये चोर वैन की तरफ आएंगे, कैमरा उनकी इमेज को डेवलप कर देगा बस, और फिर इनके गार्ड उन्हें पकड़ लेंगे। अच्छा, आप लोग समझ गए? जी सर। अब अपने गार्ड्स और ड्राइवर्स को बता दीजिए, जैसे ही कोई खतरा महसूस करें वो लोग आपको इन्फॉर्म करें और आप लोग बिना देरी के हमें। ओके सर। इस बार उन चोरों को उन्हीं की टेक्नोलॉजी से पकड़ेंगे हम लोग। पूरे 12 करोड़ कैश हैं, साथ में सिक्योरिटी के लिए एक और वैन लेना चाहिए था। तुझे तो पता है क्या चल रहा है आजकल। तू डर मत, अपने पास बंदूक है ना? हाँ। और सीआईडी वालों ने थर्मल कैमरा भी लगा रखा है। अरे ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे ये कैसे हुआ? जगत होशियार रहना, शायद हम पर अटैक होने वाला है। बोलो नहीं, आने दो इन चोरों को, देख लेंगे। हेलो 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 सर, हाँ, हम पर अटैक हो गया है। हाँ, आर्य रोड पर। हाँ पंकज बोलो। नहीं, तुम कंट्रोल रूम में ही रहना। हाँ, और सारी कैश वैन्स को मॉनिटर करते रहना, समझे? सारी कैश वैन्स को। हाँ ओके ठीक है। आप रेडी? गार्ड्स का क्या हुआ? सर सब जिंदा है सर, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है। सर हम फिर लेट हो गए, हमारे आने से पहले ही चोर निकल गए। हाँ, अंदर एक जगत नाम का पहरेदार है, उसने बोला कि उसने एक चोर के ऊपर 2 गोलियां चलाई हैं। फिर भी निकल गए सर। एक काम करो, वो दोनों शेल्स और
थर्मल कैमरा का फुटेज फाउंड्री के बाद भेज दो, देखते इस बार नया क्या हाथ लगता है। चोर इतने पास में थे हमारे, फिर भी हाथ से निकल गए। बॉस। हाँ, क्या पता चला सिक्योरिटी गार्ड जगत की गोलियों से? ये वो 2 गोलियां हैं जो गार्ड ने चोर पर चलाई थी। या साउंड ये 2 गोलियां हमने लाकर दी तुझे? कुछ नया बताना। अरे यार सर एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर ये 2 गोलियां एक ही चोर को लगी थी, फिर भी ये दिखने में इतनी अलग क्यों है? वो इसलिए कि एक गोली पर चोर का खून और उसके मसल के टिश्यूज हैं, और दूसरी पर प्लास्टिक कोटिंग। क्या? प्लास्टिक कोटिंग? ये कहां से आया? ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे। इस क्राइम सीन पे ना प्लास्टिक था ना ही प्लास्टिक से बना कोई चीज, तो फिर ये बुलेट के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग कहां से आ गई? पूरे थर्मल कैमरा का फुटेज जरा चलाओ फिर से। फिर से चलाओ। दया। हाँ सर, समझ गया। क्या समझे सर? यही कि एक चोर का हाथ नकली है, नकली। और ये कैसे समझे आप? पूर्वी ये देखो, ये फुटेज थर्मल इमेजिंग में बॉडी के टेम्परेचर से उसका इमेज बनता है, और यहां इस फुटेज में ये चोर के इमेज में उसका हाथ जिस पर गोली लगी है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसका हाथ है ही नहीं, नकली हाथ है वो, प्रोस्थेटिक। चलो, एक बात तो पक्की है कि एक चोर का हाथ नकली है और वो बुरी तरह से डैमेज है। दया, पता लगा ऐसे कौन से मेडिकल सेंटर्स हैं जो नकली अंगों में, आर्टिफिशियल लिम्स में डील करते हैं। ये चोर वहां पर जरूर जाएगा अपना नकली हाथ रिपेयर करने के लिए। और एक बात, ये तीनों के तीनों चोर देसी कट्टा इस्तेमाल करते हैं, हैंडमेड गन। फिर भी इनका निशाना बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब है जरूर उन्होंने कहीं तो स्पेशल ट्रेनिंग ली है। पता लगाना पड़ेगा कहां पर। सर, हम सिर्फ एलीट पर्सनालिटीज और हाई प्रोफाइल लोगों को भी अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले को हम क्यों हायर करेंगे? और जहां तक चोरी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी एम्प्लॉय को कट्टा भी चलाना आता होगा। थैंक यू। इन सारे एजेंसीज का यही कहना है कि वो सिर्फ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को ही सिक्योरिटी देते हैं। ये मलय, इनके 3 हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं, याद है ना? ये मिस्टर परेश, उनके 2 गार्ड्स, क्या नाम है उनका? दक्ष, सुमंत। सुमंत और दक्ष। पूरी जरा पता करो ये मिस्टर परेश कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी के क्लाइंट है। कमाल है सर, आजकल नकली हाथ पैर भी हर जगह पे आसानी से मिल जाते हैं। सर, ये पिछले 48 घंटों की रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। ओहो, क्या हुआ सर, कुछ मिला क्या?
कल ही मिस्टर जतिन ने अपना नकली हाथ यहां से रिप्लेस करवाया है। जतिन? सर, ये नाम पहले सुना हुआ है। अरे यार, वो स्मोक बम खरीदने वालों की लिस्ट में था ना उसका नाम, जतिन। अरे, इसके इलाज का खर्चा एक सिक्योरिटी एजेंसी उठा रही है। कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी? सेफ सिक्योरिटी एजेंसी, फ्रेडी। सेफ सिक्योरिटी एजेंसी। सर, मैंने पता लगा है कि परेश के दोनों बॉडीगार्ड्स, सुमंत और दक्ष, कोइंसिडेंटली इसी सेफ सिक्योरिटी एजेंसी के एम्प्लॉयज हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात पता चली सर, कि ये दोनों आर्म्ड फोर्सेस में शार्प शूटर्स थे। और दोनों ने कुछ ही महीने पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। तो हो ना हो, ये दोनों उस वक्त वहीं पे मौजूद थे जब मलय मिस्टर परेश को अपने आइडिया सुना रहा था। तुम किसी सेफ सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर से मिले हो क्या? हाँ, मैं उसी के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। और मजे की बात यह है कि वही सिक्योरिटी एजेंसी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। किसकी एजेंसी है ये? अजय। हेलो सर, क्या हुआ सर? आपने मुझे यहाँ अर्जेंटली क्लब में मिलने के लिए बुलाया, वो भी अकेले? एनी प्रॉब्लम सर? अकेला कहां हूं, ये दो बेवकूफ है ना मेरे साथ। बेवकूफ सर? कुछ गलती हुई इनसे? हाँ, ये अपनी ड्यूटी को लेके सीरियस नहीं है। जब मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाता हूं तो अचानक 3-4 घंटों के लिए गायब हो जाते हैं। बाद में मुझे किसी ने बताया कि ये कहीं और जाते हैं। सर, किसी और ने? मैं समझा नहीं। क्या हुआ? चारों एक दूसरे को देख के हैरान हो रहे हो? एक दूसरे को जानते नहीं क्या? हैं? अजय, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे यहां किसी को कट्टा चलाना नहीं आता, हा? लेकिन हमें पता चला है कि ये तो बहुत अच्छे निशानबाज है। तेरी तो हमें सब पता है जतिन, जगत की गोली से तुम्हारा ये नकली हाथ डैमेज हुआ था ना।
जो तुमने कल ही रिप्लेस करा है, अब ज्यादा होशियारी की ना तो दूसरा हाथ भी नकली लगवाना पड़ेगा। चल चल। तुम्हारा खेल खत्म अजय। तुमने मलय का नाइट विजन इक्विपमेंट चुराया और अपने इन गार्ड्स के साथ मिलकर वो सारी चोरियां की हैं। क्राइम सीन पे तुम चारों की मोबाइल लोकेशन मिल गई है। ये चोरियां और खून तुम लोगों ने की है। हाँ सर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरा ही मास्टर प्लान था सर ये। सर, मुझे बहुत जल्दी बहुत पैसे कमाने थे और इसमें गलती क्या है? और जब दक्ष और सुमंत ने मुझे नाइट विजन गैजेट के बारे में बताया तब मुझे लगा सर कि यही वो चीज है जो मुझे रातों रात करोड़पति बना सकती है। और बस सर इसीलिए मैंने सब कुछ किया। सर मुझसे गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सर गार्ड को जान से मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हाँ सर, हमारा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो हमारे काम के बीच में आ रहे थे इसलिए हमने उन्हें मार दिया। सर मैं सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर चुका था, लेकिन आजकल बहुत बेकार था। मेरी इस हाथ की वजह से कोई सिक्योरिटी एजेंसी मुझे नौकरी नहीं दे रही थी। तभी अजय का मुझे कॉल आया और इस प्लान के बारे में बताया और मैंने फौरन हाँ कर दी। सर बॉडीगार्ड्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, किसी की सेफ्टी के लिए। अगर तुम्हारा यह हाथ ठीक भी होता ना तब भी तुम अपने ड्यूटी से बेईमानी करते हैं। चोरी और मर्डर के जुर्म में तुम सबको अरेस्ट किया जाता है। ले जाओ इन्हें। चलो 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 चल। थैंक यू परेश जी, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। एनी टाइम ऑफिसर। मले से कह देना उसके नाइट विजन प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। नेशनल सर्विस प्रोजेक्ट में उसे यूज करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपका ये प्रोजेक्ट देश को अंधेरे में भी तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।